closing remarks. पाकिस्तान में जो पब्लिक सेक्टर है उसमें सबसे पहला पेट सिटी और साइक्लोट्रॉन इन मोल में लगा था। और जहाँ तक थेरेप्यूटिक फैसिलिटीज़ की बात करें तो हमारे पास जदीद तरीन रेडिएशन मशीन जिसमें लिनैक्स हैं और 3 फुली फंक्शनल और चौथी ट्रू बीम जो कि लेटेस्ट मशीन है वो अंडर इंस्टॉलेशन है। ब्रैकीथेरेपी की सहूलत यहाँ मौजूद है जो कि सर्विक्स के कैंसर्स के पेशेंट्स के लिए चाहिए होती है। इसके अलावा हमारे पास कीमोथेरेपी का फुल निज़ाम मौजूद है जिसमें हमारे पास तकरीबन एक साल में 40,000 से ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं उनको कीमोथेरेपी दी जाती है। और इंडोर फैसिलिटी है, ओपीडी फैसिलिटी है, इसी तरह से हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और इन मोल में एक साल में करीबन 8,000 से ज़्यादा पेशेंट्स रजिस्टर होते हैं कैंसर के, जिनमें से तकरीबन 1700 से 1800 जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। अगर ख़वातीन के कैंसर्स में तनासब देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा पेशेंट्स जो है ब्रेस्ट कैंसर के साथ आती हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन उसमें हमारे पास 21 to 24% पेशेंट्स जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर मेल फीमेल अगर मिला लिए जाएँ तो वो ब्रेस्ट कैंसर के साथ तशख़ीस होते हैं। और अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो आप लोगों के सवाल बड़ी रामपुर बात जो सुनने में आई है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है ये ख़वातीन के साथ साथ मर्दों में भी इसकी कोई अलामात आना शुरू हो गई है, तशख़ीस है, क्या इस तरह की चीज़ को आ रही है? जी, अभी नहीं आना, हमेशा से है। मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर हमेशा से मौजूद था और ये सिर्फ ये है कि 5% है। तो अगर 100 पेशेंट्स आपको ब्रेस्ट कैंसर के मिलेंगे तो उनमें 5 मर्द होंगे, बाकी ख़वातीन होंगी। तो ब्रेस्ट का टिशू मर्दों में भी होता है और उसमें जल्दी तशख़ीस हो जाती है क्योंकि जल्दी वो गिल्टी नुमायाँ हो जाती है। मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है और उसमें उसी तरह कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और सर्जरी की जाती है और रेडिएशन भी। पाकिस्तान में इसके केसेस हैं? जी बिल्कुल, हमने खुद ट्रीट किए हुए हैं। मैंने डॉक्टर साहबा ने जी हमारे पास खुद पेशेंट्स हैं ट्रीट किए हुए हैं। जी बिल्कुल। स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे फीमेल्स की कोई ऐसा कैंप या अवेयरनेस गवर्नमेंट लेवल पे शुरू होना चाहिए ताकि बच्चियाँ भी हेजिटेट ना किया करें। अक्सर देखा गया है कि जो बच्चियाँ वो बताती नहीं हैं, उन्हें पता नहीं होता। जी, एक तो ये है कि बहुत छोटी एज में इसका इंसिडेंस कम है, 15 to 20 ईयर्स में बहुत कम है। 25 के बाद या 30 के बाद थोड़ा ज़्यादा है। मैक्सिमम जो इंसिडेंस है वो 40-50 के बाद आता है। विद इंक्रीजिंग एज इसका इंसिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें यह है कि स्कूल लेवल पर तो नहीं, आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे अवेयरनेस जो कैंप्स लगाने चाहिए, कैंपेन्स करनी चाहिए। अक्टूबर का महीना इसीलिए मनाया जाता है ताकि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस, क्योंकि ये सबसे कॉमन कैंसर है ख़वातीन में। और ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है कि ताकि अर्ली उसका डिटेक्शन हो जाए। अर्ली डिटेक्शन का क्या फ़ायदा है कि इसका क्योर रेट बहुत अच्छा है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में इसका क्योर रेट 93 से 99% है। स्टेज 1 में 99% और स्टेज 2 में 93%। तो अगर अर्ली स्टेजेस में इसका डिटेक्शन हो जाए तो क्योर रेट बेहतरीन है और आपको हो सकता है कि आपको मेस्टेक्टमी यानी कि फुल सर्जरी भी ना कराना पड़े और कीमो भी ना देनी पड़े, सिर्फ हार्मोनल ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाते हैं। तो जो अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं ये अब शुरू हुई हैं कुछ सालों से। काफ़ी आपके फ़ोन पे मैसेजेस भी आते हैं, टीवी पे भी चल रहा है। तो ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। और ये एशिया के जो ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान में इसका इंसिडेंस कुछ ज़्यादा है। इसकी वजूहत क्या हैं? प्रॉबेबली हमारा जो फूड है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, जिसमें मैक्सिमम स्प्रेज किए जाते हैं, वेजिटेबल्स हों, चाहे फल हों, चाहे दालें हों। और इसके अलावा जो है जो भैंसें हैं उनको भी ऐसे टीके लगाए जाते हैं हार्मोन्स के, जो फिर वो कैंसर का रिस्क बन जाते हैं। इसी तरह से जो प्रोसेस्ड मीट्स हैं वो भी अच्छे नहीं हैं, वो भी रिस्क पैदा करते हैं कैंसर बनने का। और इसी तरह से जो पोल्ट्री है, हमारे जो चिकन है उसकी जो फीड है जो मुर्गियों वगैरह की, वो भी अच्छी नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। प्लस ये जो स्मॉग और फैक्ट्रियों के धुएँ और जो फैक्ट्रियों का जो वेस्ट जो समुद्रों में फेंका जाता है, दरियाओं में फेंका जाता है, और उसके साथ जो मछलियों की अफजाइश है वो भी ख़राब हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें माहौलियाती जो हैं फैक्टर्स वो तो डेफिनेटली हैं। प्लस ये है कि जेनेटिक जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 5 to 10% हैं। तो ये सारी चीज़ें, और प्लस जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं हमारे पास कुछ जो कि रिस्क को कम करने के लिए, उसमें आ जाता है जैसे कि आप वज़न का ज़्यादा होना या वर्जिश ना करना। अगर आप वर्जिश करें डेली और वज़न को एतदाल में रखें तो ये आपके ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करता है। इसी तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कम से कम इस्तेमाल करें और ये फूड में ध्यान करें कि ताज़ा फल सब्ज़ियाँ ऑर्गेनिक की तरफ जाएँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अवेयरनेस जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल से ऑनवर्ड, और फिर उनको ये कहना चाहिए कि अपने मोहल्ले की ख़वातीन, अपने घर के सर्वेंट्स और उन तक भी पहुँचें। और फैक्ट्री की ख़वातीन में जाके, फैक्ट्रीज़ में जाके हमें करना चाहिए, जो कि 35-40 प्लस की ख़वातीन है ना,
तो उनमें ज़रूर हमें अवेयरनेस बनानी चाहिए। यंग बच्चों में ज़्यादातर फाइब्रोएडिनोमास होते हैं जो 20 तक की एज है या 25 तक की एज है, लेकिन ये नहीं है कि 20 पे कैंसर नहीं हो सकता। हमने खुद पेशेंट्स ट्रीट किए हैं जिनकी एज, मेरे पास एक पेशेंट जिनकी एज 18 थी, 18 पे उसको कैंसर डेवलप हो, लेकिन वो रेयर है। ठीक है, इस तरह से। जी, और कोई सवाल? जी, मेरा एक सवाल है, अक्सर फीमेल को जब इस तरह के कुछ साइन और सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो वो मतलब कि अवॉइड करती हैं या थोड़ा झिझक कर कि क्या इसका एक ही सोल्यूशन है कि कीमो भी लग रही होगी पेशेंट को, सर्जरी भी हो रही होगी और इस चीज़ के खौफ से वो अपनी बात को डिस्क्लोज नहीं कर पाती, अपनी फैमिली में भी और डॉक्टर के पास भी जाने से अवॉइड करती, तो इसके ट्रीटमेंट का ये पार्ट मैंडेटरी है या फिर दूसरी तरह से भी इसको अर्ली स्टेजेस में ट्रीट किया जा सकता है? एक तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो सबसे पहली जो अलामत है ना, वो है गिल्टी का नमूदार होना। अब 10 में से सिर्फ एक गिल्टी कैंसर की निकलती है। ठीक है, एक तो ये कि अगर गिल्टी नमूदार होगी तो ये नहीं कि उसको खौफ से कि ये कैंसर ही होगी, और मतलब उस खौफ से फिर दिखाना चाहिए, और उस खौफ से ना दिखाएं कि कहीं मेरी सर्जरी ना हो जाए। फिर लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि बायोप्सी की अगर नीडल लगी तो वो फैल जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बायोप्सी इसलिए ज़रूरी है कि बायोप्सी से ये पता चलता है कि वो किस नौइयत की गिल्टी है, उसके इलाज में हमने क्या क्या चीज़ें, हार्मोन डालना है या नहीं डालना है, और कौन सी सर्जरी डालनी है, छोटी डालनी। तो अगर छोटी गिल्टी हो तो हम छोटी सर्जरी से भी इलाज कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा मेस्टेक्टमी यानी कि मुकम्मल छाती का रिमूवल ज़रूरी नहीं है। और इसी तरह से जो बायोप्सी से हमें बहुत सी मालूमात हासिल होती हैं और वो बहुत ज़रूरी है। बायोप्सी से बिल्कुल कैंसर नहीं फैलता और बड़ी सर्जरी से बच सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन के लिए मेमोग्राफी बहुत ज़रूरी है, जो कि 40 साल से उम्र से शुरू होती है। तो मेमोग्राफी से यही फ़ायदा है कि जो गिल्टी हाथ से भी महसूस नहीं होती, उस मेमोग्राफी उसको पिक कर लेती है, और बिल्कुल स्टेज 1 में कैंसर पिक हो जाता है, जिसका आपको बताया कि सर्वाइवल रेट 99% से ज़्यादा है। तो मेमोग्राफी 40 इयर्स के बाद शुरू की जाती है। उससे पहले सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है, अपना मुआयना खुद करना, वो बहुत ज़रूरी है। हर खातून को चाहिए 20 साल से लेकर 40 साल तक अपना मुआयना खुद करें हर माह, और एक साल में एक दफ़ा किसी डॉक्टर से मुआयना करवा लें। और अगर कोई तब्दीली या गिल्टी महसूस होती है, कोई स्किन चेंजेस महसूस होती है, तो फिर फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। तो इस तरह से अर्ली डिटेक्शन के साथ हम लोग जो है बहुत सी जानें बचा सकेंगे। आगे बहुत सी समय वैसे चांसेस भी होते हैं ब्लड नंबर्स बच्चों में अवेलेबल होता है उनमें वो कन्वर्ट हो जाता है कैंसर की तरह, कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि ब्लड नंबर्स कैंसर से बच सकता है या वहाँ कैंसर डेवलप? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में ये खौफ होता है। फाइब्रोएडिनोमा एक टर्म है जो कि नॉन कैंसरस गिल्टी है, यानी कि जो है B9 जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो ये अक्सर यंग एज में डेवलप होती है, और तकरीबन यही 15-10 साल 12 साल के बाद, और 20-25 साल तक, थोड़ी ज़्यादा एज में भी हो सकती है। फाइब्रोएडिनोमा यंग एज की डिजीज़ है, और इसमें सिर्फ 0.3% चांस है कि वो कैंसर में चेंज होगी। तो ये बहुत ही रेयर है। तो इसका यही है कि आप हर 6 माह बाद इसका अल्ट्रासाउंड कराते रहें और इसका एक फॉलोअप रखें। तो ये फाइब्रोएडिनोमास का 50% ऑफ फाइब्रोएडिनोमास को तो खुद डिज़ोल्व हो जाते हैं हार्मोनल चेंजेस के साथ। इतने साल बहुत रेयर, 1-2 साल आप कह सकते हैं। जो हार्मोन पॉजिटिव गिल्टियाँ होती हैं वो बहुत स्लो ग्रोइंग होती हैं, वो बाज़ औक़ात 1-2 साल की हिस्ट्री पेशेंट दे सकता है। 7 ईयर्स की हिस्ट्री मैंने तो नहीं देखी, और जो है वो यकीनन कोई B9 ही होगी। कोई लाइपोमा जो फैट की कलेक्शन होती है, उसे लाइपोमा कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बॉडी में होती है। 7 ईयर्स तो बहुत बड़ा अरसा है। तो जो स्लोली ग्रोइंग होती हैं वो भी 1 to 2 ईयर्स की हिस्ट्री होगी, इससे ज़्यादा नहीं। जी, ये सर्वाइकल कैंसर की एक वैक्सीन है जो कि हमने चाइना से मंगवाई है, और ये 9 से 14 साल की उम्र के बच्चों को ये लगाई जाती है। ये जो सर्वाइकल कैंसर है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, उसको सर्विक्स कहते हैं, उसके कैंसर से बचने की वैक्सीन, जिस तरह से बाकी वैक्सीन आप लगवाते हैं छोटे से बच्चे को, पोलियो की वैक्सीन, DPT की वैक्सीन, ये सारी, इसी तरह से ये कैंसर की वैक्सीन है। कुछ ही कैंसर हैं ऐसे जिनके लिए वैक्सीन मौजूद हैं, और उन वैक्सीन के साथ फिर वो, क्योंकि वो एक वायरस की वजह से हो रहे हैं, तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये एक वायरस की मौजूदगी की वजह से डेवलप होता है।
तो उस वायरस के अगेंस्ट अगर वैक्सीन लग जाएगी तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी उस बच्चे में, और फिर वो उस कैंसर से उसकी 70 to 80% बचत है, बचाव मुमकिन है। कॉमन चीज़ आप लोग कहते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन की जाए। जी जी जी। एक बच्ची को पता ही नहीं है कि उसमें क्या तब्दीली आ रही है, मैंने सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या चीज़ देखी है, उसे कैसे इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा कि सबसे अर्ली डिटेक्ट कर सके। जी, सेल्फ एग्जामिनेशन के तरीके जो है ना, आप गूगल पे जाएं तो उसमें बताया होता है कि कैसे चेक करना है ना। और जो खवातीन देहात में रहने वाली हैं, जो ऐसी खवातीन जो अभी लेटेस्ट जो सोशल मीडिया को यूज़ नहीं कर रही, जी जी बिल्कुल, वो उनके लिए तो कॉमन चीज़ें ऐसी उसमें ये है कि एक तो फ्लैट ऑफ द हैंड के साथ चेक करना है, और उसमें कि कोई भी अगर आप हर माँ अपने आप को चेक करती रहेंगी तो जब वो उनको कोई तब्दीली नज़र आएगी तो वो फ़ौरन पिक कर लेंगी, कि उनको पता होगा कि ये तो इस तरह तो कोई गिल्टी महसूस होगी बगल में या छाती में, इसी तरह से निपल में से कोई खून आना, पानी आना या पस का आना, ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। और दूसरा ये कि स्किन में अगर चेंजेस आ गई, अगर स्किन रेड होना शुरू हो गई, पकड़ होना शुरू हो गई, या ऑरेंज के छिलके की तरह की हो गई है, ये कुछ चेंजेस हैं जो टिपिकल कैंसर को बताती हैं कि कैंसर बन रहा है। इसी तरह से जो गर्दन का निचला हिस्सा होता है, ये क्लेविकल एक बोन होती है, इससे ऊपर यहाँ पे गिल्टी आ जाए, और बाज़ औक़ात कैंसर ब्रेस्ट में छोटा सा होता है और बॉडी में फैल चुका होता है, तब पता चलता है कोई ब्रेन के झटके लग रहे हैं या कोई फालिज का अटैक हो रहा है, तो जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं पता चलता है जी ब्रेन में जा चुका है या बोन्स में जा चुका है। बाज़ औक़ात पेशेंट्स चौथी स्टेज में आते हैं, लिवर में जा चुका होता है, या कोई खांसी है जो ठीक नहीं हो रही, या तो वो लंग कैंसर होगा या कोई और कैंसर है जो लंग में जा चुका है, तो उसमें ब्रेस्ट का भी कैंसर हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि 1 हफ़्ते 10 दिन में 2 हफ़्ते में ठीक ना हो, तो उसके लिए फ़ौरन आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए किसी भी किस्म का कैंसर को पिक करने के लिए। तो ब्रेस्ट को अगर आप रेगुलर एग्जामिन करते रहेंगे लोग, तो फिर उन्हीं को पता चलेगा अगर कोई इसमें तब्दीली आएगी इस तरह से। मैडम ये बताइएगा कि तमाम ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी जो है वो लाजमी है, बगैर सर्जरी के पेशेंट ट्रीट हो सकता है या बाकी किसी और? नहीं, सर्जरी लाजमी है, छोटी या बड़ी, यानी कि बिल्कुल सर्जरी के स्टीरोटैक्टिक बायोप्सी या लम्पेक्टमी या बाइलोकिन एक्सीजन या मेस्टेक्टमी, ये 3-4 किस्म की सर्जरीज हैं। सर्जरी के बगैर अभी तक ब्रेस्ट कैंसर ठीक, सर्जरी हम तब अवॉइड करते हैं कि ऑलरेडी स्प्रेड कर गया हो, ऑलरेडी बॉडी में स्प्रेड कर गया हो, तो फिर हम सर्जरी की इंपॉर्टेंस हमारे लिए कोई ख़ास नहीं होती, अनलेस कि वो वहाँ पे उसको बहुत पेन कर रहा हो तो फिर। और ये भी इंपॉर्टेंट है सबके लिए जानना है कि शुरू में गिल्टी बिल्कुल पेनलेस होती है, ठीक है, तो इस वजह से लोग उसको इग्नोर करते हैं कि ये तो पता नहीं दर्द नहीं कर रही, तो ये शायद जो दर्द वाली गिल्टियाँ होती हैं वो पास वाली गिल्टियाँ होती हैं, वो फ़ौरन ही दर्द करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो ब्रेस्ट की गिल्टी है शुरू में पेनलेस होती है, जैसे जैसे वो बढ़ती है और इर्द गिर्द को चिपकना शुरू करती है तो फिर उसमें पेन शुरू होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पेनलेस लंप जो है उसको वो फाइब्रोएडिनोमा भी निकल सकता है, वो ब्रेस्ट कैंसर भी निकल सकता है, लेकिन अगर पेनलेस लंप है कोई तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। और अगर वो अल्ट्रासाउंड करेंगे, मेमोग्राफी करेंगे, और अगर बायोप्सी के लिए कहते हैं तो फ़ौरन बायोप्सी करवाएं। बायोप्सी से कैंसर ना बढ़ता है ना फैलता है, बायोप्सी इसका बहुत इंपॉर्टेंट इसका एलिमेंट है ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए। स्टेज 1 और 2 में भी छोटा ऑपरेशन होता है ना, स्टेज 1 और 2 में ज़्यादातर छोटे ऑपरेशन से इलाज हो जाता है, जस्ट वो गिल्टी को निकालते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल टिश्यू और बगल की कुछ 1-2 गिल्टियों को या 10 गिल्टियों को निकालते हैं, तो बिल्कुल तो वो ऑपरेशन। और अगर बड़ा ऑपरेशन भी हो तो उसके बाद ऐसी सर्जरीज हैं जिसमें दोबारा ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्ट की जा सकती है, तो वो ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरीज भी हैं, तो वो लेकिन थोड़ा महंगा ट्रीटमेंट है। जी जी क्या एहतियात करनी चाहिए, मतलब गेहूँ भी हो जाती है, ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनमें भी 10-15 साल बाद दोबारा आमतौर पर आ जाता है। जी जी आमतौर पर नहीं भी आता तो लेकिन किसी में जी। इसमें यह कि जिसकी एक छाती में कैंसर हो गया तो उसकी दूसरी छाती में कैंसर आने का आम पॉपुलेशन से डबल चांस है। तो बाकी जो पॉपुलेशन को भी चाहिए 40 साल के बाद से वो हर साल अपनी मेमोग्राफी करवाएं। तो जिसमें एक छाती में कैंसर आ गया तो उसको अपोजिट ब्रेस्ट की मेमोग्राफी साल में एक दफ़ा कराना ज़रूरी है, और वो जब उसको कराने के लिए आता है तो वो डॉक्टर से उसकी गपशप हो जाती है, वो सारी चीज़ें उसकी चेक हो जाती हैं। ज़ाहिर है कि उसमें कोई ऐसे कमर का दर्द जो पहले नहीं था वो शुरू हो गया है, या कोई जिगर के साइड पे दर्द शुरू हो गया, या कोई खांसी ठीक, तो इसका मतलब है कि वो स्प्रेड कर रहे हैं। तो वो इस तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं तो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलता है या सर्जन को मिलता है, तो वो फ़ौरन उसके दोबारा से रूटीन में हम टेस्ट नहीं करते कि अनलेस कोई सिम्टम्स हो, रूटीन में सिर्फ मेमोग्राफी होती है अपोजिट साइड की, ठीक है। तो फिर अगर कोई इस तरह के अलामात आते हैं तो फ़ौरन उस हिसाब से उसका CT स्कैन, बोन स्कैन जो भी रिक्वायर्ड हो वो करके, तो अगर स्प्रेड कर गया तो स्प्रेड करने के बाद भी बहुत सी हमारे पास लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट होती हैं, और फिर हम उससे भी बाज़ औक़ात पेशेंट 3-4 साल 5 साल चल जाता है। फैमिली में कैंसर हो, बदन में, बहनों में, वो कितना उनके यहाँ पे ठीक हो? ये जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड कैंसर है ये सिर्फ 5 to 10% है, ठीक है। अगर 100 पेशेंट आपके पास कैंसर के आपके पास आए हैं तो उनमें से सिर्फ 10 ऐसे होंगे जिनके जेनेटिकली ट्रांसमिट हो रहा होगा।
उसमें अगर फादर साइड से जीन्स आ रही हैं तो वो ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, उसमें ज़्यादा एग्रेसिव कैंसर होता है। मदर साइड से अगर मदर को है, खाला को है, किसी कज़न को है, नानी को है, और अगर एक से ज़्यादा लोग मतलब मदर को भी था, नानी को भी था, तो उसमें उस पेशेंट में ज़्यादा चांस होंगे। तो उसमें यही है कि अगर वो 40 की जगह 35 ईयर्स पे मेमोग्राफी शुरू करवा दे, वो वाले जो ख़वातीन हैं, और वो ज़्यादा विजिलेंट उनको होना चाहिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिहाज से भी और मेमोग्राफी के हिसाब से भी। बाकी ट्रीटमेंट उनको उन्हीं लाइंस पर होता है। और BRCA1 BRCA2 एक टेस्ट है ब्लड का जो कि जीन्स को टेस्टिंग के लिए करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि उसकी फैमिली में उसकी मदर को था, खालों का था, तो फिर भी उसका BRCA1-2 पॉजिटिव आए, वो नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव आ जाए तो उसका फिर ऑपोजिट ब्रेस्ट में और ओवरी में आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। फिर उसमें बाज़ औक़ात बचने के लिए पहले ही सर्जरी एडवाइस की जाती है, वो फिर उसके पेशेंट की मर्ज़ी होती है कि वो करवाए या ना करवाए। डॉक्टर साहब आप कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहेंगे? जी जी थैंक यू। 20 years. Dr. Farooq is not only known for his clinical expert. माय नेम इज़ डॉक्टर फ़ारूक राशिद एंड कुछ मालूमात दूंगी। ब्रेस्ट कैंसर में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी अर्ली डिटेक्शन होनी चाहिए। जल्द तशख़ीस आप करेंगे तो उतना ही इलाज कम हो जाएगा। अगर आप इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं तो सिर्फ जो है वो ट्यूमर को निकालना पड़ता है कभी कभार, और अब तो ऐसा इलाज आ गया है कि आपको इवन कीमोथेरेपी पे भी नहीं जाना पड़ता। लोगों को ये डर होता है कि कीमोथेरेपी होगी तो हमारे बाल गिर जाएंगे, ये मिथ होती है, इस वजह से हॉस्पिटल्स नहीं आते कि कैंसर हो गया तो अब हमें लाजमी बात है कीमो लगेगी। ऐसा नहीं है। अब ये है कि सिर्फ जो है जितनी छोटी गिलती है उतना छोटी उसकी सर्जरी है। हम जो है ब्रेस्ट में से ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करते हैं जिसमें वाइड लोकल एक्सcision होती है, ट्यूमर को निकाला जाता है, और सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सीज होती है, यानी कि एक आध नोड बगल में से भी निकाल के चेक कर लिया जाता है। उसके बाद अगर तो वो हार्मोन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आ जाए तो फिर बहुत सारे केसेस में सिर्फ गोलियां दे दी जाती हैं। लेकिन अगर ट्यूमर बड़ा है तो फिर वही बात है कि कीमोथेरेपी भी लगेगी और ठीक होने का भी चांस कम हो जाएगा। जैसे स्टेज 1 में मैडम ने बताई है बात कि तकरीबन 93 to 99% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, और यही स्टेज 4 में आप पहुंच जाएं तो तकरीबन 25 to 30% जो है वो ठीक होने का चांस रह जाता है। फिर वही बात है, ट्रीटमेंट भी उतना ही एग्रेसिव करना पड़ता है, और फिर जो स्टेज 4 का ट्रीटमेंट तो फिर लाइफ लॉन्ग ही चलता है। जब तक पेशेंट ज़िंदा है वो ऑन एंड ऑफ ट्रीटमेंट पे ही रहेगा। लेकिन अगर जो है वो स्टेज 1 में है तो कुछ 5 महीने 6 महीने कभी कभार ट्रीटमेंट करके पेशेंट जो है कुछ नहीं करना पड़ता, फॉलो अप भी बहुत साल जो है चल जाता है। गोलियां खिलाई जाती हैं, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, वो तकरीबन 5 से 10 साल तक चलती हैं। और जो है इसके बाद रेडिएशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसमें रेडिएशन के भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लोकल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर ब्रेस्ट पे रेडिएशन लगाइए तो थोड़ी सी रेडनेस हो जाएगी या कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन उस बाकी बॉडी पे कोई हेयर फॉल नहीं है, कुछ नहीं है। और उसके बाद हमारे पास जो आ जाती है हार्मोनल ट्रीटमेंट है। वही बात है जो मैंने आपको पहले बताया था कि गोलियों से जो है वो ट्रीट किया जाता है। गोलियां दी जाती हैं 5 से 10 साल तक, वो भी हर एक को नहीं दी जाती। जो हार्मोन पॉजिटिव होते हैं उनमें देते हैं, जो हार्मोन नेगेटिव होते हैं उनमें गोलियाँ नहीं दी जाती हैं। और इसके अलावा इम्यूनोथेरेपीज़ भी हैं, वो भी अब लेटेस्ट चीज़ें आती जा रही हैं कि जो है वो कुछ जो है ERPR नेगेटिव केसेस होते हैं उनमें इम्यूनोथेरेपी का भी रोल है। तो अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हैं तो वो मुझसे भी कर सकते हैं। तकरीबन जो है वो डिपेंड करता है ना, अगर स्टेज अर्ली है तो कीमोथेरेपी के साइकिल्स भी कम हो जाएंगे। लेकिन अगर स्टेज 3 ऑनवर्ड्स है और कीमोथेरेपी देनी है फिर हम 8 साइकिल्स तक जाते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे हमारी टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, हर्सेप्टिन वगैरह लगना होता है, वो उससे बाल चाल नहीं उतरते हैं, लेकिन वो फिर तकरीबन 17 साइकिल्स तक हम उसके लिए जाते हैं। उसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या उसके चांसेस 5 साल बाद 10 साल बाद है कि वो होता ये कि फॉलो अप पे हम रखते हैं। वही बात है, मैडम वाली बात है कि ऑपोजिट ब्रेस्ट में आम पॉपुलेशन से डबल है चांस होने का उस पेशेंट में ना, तो उनको फॉलो अप पे रखा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं ज़रूरत पड़ती, कुछ लोगों को लाइफ लॉन्ग भी नहीं आता कैंसर, लेकिन अगर आ जाए तो फिर हम विजिलेंट होते हैं कि इसकी ऑपोजिट ब्रेस्ट में आ सकता है, कहीं और आ सकता है। तो उसमें भी हमारी कोशिश यही होती है कि हम जल्दी पे कर लें, और अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो फिर जल्दी शुरू कर लिया जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस में दोबारा कैंसर आएगा ही आएगा। कैंसर पेशेंट उसका ट्रीटमेंट भी हो रही है, कितने % चांसेस है कि उसको दोबारा कैंसर होने के चांसेस हैं? देखिए इसमें भी ना टाइप्स होती हैं। कुछ तो
हमारे कैंसर की टाइप्स होती हैं जो बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होती, उसमें तो बिल्कुल यानी कि चांस नहीं होता। जैसे स्ट्रॉन्ग हार्मोन पॉजिटिव हो गया, HER2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। अगर वो ट्रिपल नेगेटिव है तो फिर थोड़ा सा एग्रेसिव ट्यूमर हो जाता है। तो उसमें टाइप्स होती हैं, हर एक जैसे नहीं होते। कुछ ट्यूमर्स जो हैं वही बात है, उनका ट्रीटमेंट भी कम है, जैसे गोलियां हैं उससे वो ठीक हो जाते हैं। कुछ में ये है कि कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। लेकिन ये कि जितना अर्ली डिटेक्ट करेंगे, अगर स्टेज 1 में डिटेक्ट करेंगे तो 93 to 99% चांस है कि आप ठीक हो जाए। तो लेकिन अब स्टेज 4 में फिर वही बात है कि ठीक होने का चांस कम हो जाएगा। मैडम, जो सीएम पंजाब साहब ने एक नया पॉपुलेशन मशीन का कदम उठाया है, तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर इसका मतलब है? देखिए उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एक तो अभी स्टैंडर्ड तो नहीं है, ठीक है, उसके लिए भी जो रूटीन है वही है। लेकिन अगर बहुत कोई अर्ली डिटेक्ट हो जाए, जैसे DCIS है, या बहुत ही कोई मिलीमीटर्स ऑफ साइज़ है, तो उसमें है। लेकिन हर पेशेंट जो है वो वहाँ पे ना जाए, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट तो ये भी मशीन्स गवर्नमेंट ने सारी लगाई हुई है ना। तो वही बात है कि ये जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है इंटरनेशनली वही है, उसके लिए सिलेक्टेड केसेस हैं, बहुत सिलेक्टेड केसेस, वो भी ऑन्कोलॉजिस्ट ही देख के बताता है कि इसे कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो अगर बहुत ही अर्ली छोटा ट्यूमर है, DCIS है, तो सर्जरी का ऑल्टरनेट यूज़ हो सकता है। अदरवाइज़ रिकमेंडेड ट्रीटमेंट तो अभी वही है जो हमारे हॉस्पिटल में जो मशीन्स लगी हुई हैं या जिस तरह कीमोथेरेपी से हो रहा है। ठीक है। For closing remarks. रहमान रहीम। सबसे पहले मैं हेमल फार्मास्यूटिकल का दिल की अथाह गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे मुअज़्ज़ज़ जो डॉक्टर साहिबान हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। हमारी ये रवायत रही है कि लाहौर प्रेस क्लब के जो हमारे मेंबरान हैं उनको यहाँ डोर स्टेप पे सहूलियात फ़राहम की जाएँ, और मुझे खुशी होती है आप जैसे दोस्तों पे कि वो हमारी रिक्वेस्ट को फ़ौरी तौर पे मनुआमन अमल करते हुए तशरीफ़ ले आते हैं, और वो सर्विसेज हमें यहाँ प्रोवाइड करते हैं जिसकी हमें डिमांड होती है, ख्वाहिश होती है। और आज का ये कैंप भी यकीनन अक्टूबर के महीने की मुनासबत से एक बेहतरीन इवेंट है कि हमें आगाही हासिल करनी है। और मैं दिल की अथाह गहराइयों से दोबारा आपकी टीम का, डॉक्टर साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के आए और हमें बर वक्त आगाही दी, बताया चीज़ों के बारे में। सवालात बहुत ज़्यादा हैं, यकीन जाने कि लोग बार बार एक चीज़ को पूछना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी इसके बारे में उतनी आगाही नहीं हुई। मेरी एक ज़ाती राय ये है कि जो हम ये सेशन ख़वातीन के लिए रखते हैं, ऐसे ही सेशन मर्दों के लिए होना चाहिए कि अगर घर में एक मर्द अवेयर हो, उसे पता हो कि मेरी माँ के साथ क्या मसला है, मेरी बेटी के साथ क्या मसला है, मेरी बीवी के साथ, मेरी बहन के साथ। ख़वातीन डरती हैं, झिझकती हैं, शर्माती हैं। खुदा न खास्ता वो कहती है कि मैं टेस्ट कराने चली जाऊँगी तो मुझे अगर कैंसर निकल आया तो मैं तो मर जाऊँगी। उसे इस बात को बताना पड़ेगा कि आपकी मौत इससे नहीं है, मौत का एक वक्त मुकर्रर है। मैंने ऐसे मरीज़ देखे हैं जो कई साल कैंसर से चल रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मर्दों को अगर ज़्यादा अवेयरनेस होगी तो वो ज़्यादा अच्छे अंदाज से घर के फ़र्द को बता सकेंगे कि आपके साथ ये मामला चल रहा है, तो आप इसका ये इलाज अर्ली करा सकते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ जाकर ख़वातीन को पता चल भी जाए तो फिर भी मर्द ने ही जाके उसको हॉस्पिटल ले जाना है, उसकी ट्रीटमेंट करवानी है। उससे कम अज़ कम इन चीज़ों की आगाही होनी चाहिए। और हाँ, यहाँ पे हमारे माशरे में आज लास्ट ईयर हमने एक इवेंट करवाया तो हमें ये बातें सुननी पड़ी कि ये ब्रेस्ट कैंसर का इवेंट है और यहाँ मर्द क्या लेने बैठे हुए हैं। यानी कि ये एक हमारे माशरे का बड़ा अलमिया है कि हम समझते हैं कि ये सिर्फ ख़वातीन की बीमारी है तो ख़वातीन ही इसमें बैठे। मैं कहता हूँ कि माशरे के हर फ़र्द को इसके बारे में आगाही होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज यहाँ पे काफ़ी तादाद मर्दों की थी जिन्होंने आपका लेक्चर बड़ी खूबसूरती से सुना और सवाल जवाब किए। और यकीन जाने ये सवाल ऐसे हैं कि जो लोग बार बार पूछना चाहते हैं ताकि उनको नॉलेज इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि हिमल वालों से भी कि अगर आप इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो जैसे आप ख़वातीन के यूनिवर्सिटियों कॉलेजेस में अदारों में करते हैं, ऐसे मर्दों के कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों अदारों में भी की जाए ताकि उनको भी इस बारे में आगाही हो। मैं आखिर में तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह।